नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 लोगों समेत हुई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत एक पहली बनती नजर आ रही है। इस हादसे ने साल 2020 की शुरुआत में ताइवान में हुई ऐसी एक घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है। वहां भी इसी तरह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जिसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 प्रमुख जनरल भी मारे गए थे, यानी दोनों ही हेलीकॉप्टर क्रैश में डिफेंस के प्रमुख की मौत हुई है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आक्रामकता के खिलाफ डटकर खड़े हुए थे। इस अजीब समानता का यह मतलब नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का कोई संबंध था, लेकिन यह भी गौर करने लायक है कि ताइवान के सीजीएस सेन यीलिंग की मौत के पीछे चीन का हाथ माना गया था। फिलहाल जनरल रावत के विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस दुर्घटना ने कई आंतरिक प्रश्न उठा दिए हैं। यानी यह सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई बाहरी साजिश हो सकती है। अगर बाहरी हाथ है तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तीनों ही सेनाएं उनके अधीन थी, यानी प्रधानमंत्री के बाद वह सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। साल 2018 में जनरल रावत आर्मी चीफ थे। तभी से वह चीन और पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे थे। उनकी आक्रामक कार्यशैली से चीन सबसे ज्यादा बेचैन रहा है, इसलिए शक की सुई चीन पर जाकर ही ठहरती है। सीडीएस के निधन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देशों ने दुख जताया है, लेकिन बीजिंग की ओर से अभी तक औपचारिकता भी नहीं निभाई गई है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वह अकेले इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता है। वह जानता है कि इस तरह का दुस्साहस उसके पतन का कारण बन सकता है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत ही वह शख्स थे जो सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे थे। भारत का स्वदेशीकरण कई देशों को अखरता रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत जब से स्वदेशी हथियार विकसित करने लगा है, कई हथियार विक्रेता देशों को अपनी मंडी बंद होती नजर आ रही है। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जनरल रावत की निगरानी में ही चल रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। इन कंपनियों में एक शक्तिशाली देश को शामिल नहीं किया गया है। यह देश भी जनरल रावत से खार खाए बैठा था, पर जनरल रावत के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत में ही मौजूद था। आर्मी के प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार को लेकर बिपिन रावत सख्त रुख अख्तियार किए हुए थे। उन्हें पक्की जानकारी थी कि आर्मी में कुछ बड़े अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है। खास तौर पर सैनिकों के लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार को लेकर वे बेहद ही सख्त थे। इसे लेकर उन्होंने तीनों सैन्य प्रमुखों को पत्र भी लिखा था, जिसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। खासकर विवाहित आवास परियोजना के तहत किए गए कामों में भ्रष्टाचार की चर्चा की गई थी। इस पत्र के बाद सैन्य प्रमुखों ने कंपनियों पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन सेना के जो लोग इन कंपनियों के संपर्क में थे उन पर किसी एक्शन की कोई खबर नहीं आई। इसका मतलब यही है कि जनरल रावत के दुश्मन भारत की सीमा के पार ही नहीं बल्कि सीमा के अंदर भी मौजूद थे। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि अगर जनरल रावत की विमान दुर्घटना स्वाभाविक नहीं है तो इसमें घर के भेदी भी जरूर शामिल है। जब तक जनरल रावत आर्मी चीफ रहे, उन्होंने सेना में मौजूद भ्रष्टाचारी अधिकारियों की नकेल कसे रखी। वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए तो उनके ऊपर ज्यादा सख्ती बढ़ गई, जो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी। अगर यह साजिश है तो जांच एजेंसियों को इस एंगल से भी जांच करनी पड़ेगी। भारत ने एक महान देशभक्त और ईमानदार सैनिक खोया है। उनकी देशभक्ति और ईमानदार छवि के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सीनियर अफसरों को पीछे करके उन्हें सीडीएस नियुक्त किया था। ऐसे अफसरों को यह बात जरूर कचोटती रही होगी, इसलिए देश के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों को तलाश कर देश को जवाब देना चुनौती जरूर है, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।